हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यह हमारा तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। और भारतीय संविधान का भाग 1 आज हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक के अनुच्छेदों को हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ सामान्य जानकारी है जिसे आप देख सकते हैं। हमारी संस्था कैरियर एकेडमी के द्वारा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया गया है, जिसमें आप रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी और व्यापम जैसे एग्जामों की तैयारी आसानी से कर सकते हैं इस चैप्टर वाइज टेस्ट के माध्यम से। इस चैप्टर वाइज टेस्ट में क्या क्या सुविधाएं आप सभी को दी जाएगी तो हम बता सकते हैं, जिसमें सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और सभी टॉपिक का, सभी चैप्टर का आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इस चैप्टर वाइज टेस्ट के माध्यम से। तो आप सभी घर बैठे आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने का चाहते हैं तो इस चैप्टर वाइज टेस्ट को जरूर ज्वाइन करें। और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8236007734 पर। और इस टेस्ट सीरीज का जो फीस रखा गया है वह 400 रुपये प्रति माह फीस रखा गया है, जिसमें आपको जीके के सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, वीडियो लिंक आपको दिया जाएगा। सभी विषय का मतलब आप चाहे जीके का कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, इस टेस्ट सीरीज में उसे पढ़ाया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वह है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल कितने अनुसूची थे? तो भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में अनुसूची की संख्या 8 था, परंतु हम बात करें भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। और विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से वर्तमान में कुल अनुसूची की संख्या 12 हो चुकी है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन क्या बन के आता है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा, आपको कोई भी अनुसूची का नाम दे देगा, जैसे कि 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, ये सब दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो उसी को हम इस चैप्टर में देखेंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में कौन से चीज़ों को बताया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रथम अनुसूची। तो जो पहली अनुसूची का हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं मुख्य रूप से इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो भारत के अंतर्गत आप देख सकते हैं कुल जो राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नामों का उल्लेख मुख्य रूप से प्रथम अनुसूची के अंतर्गत हमें देखने मिलता है। इसका मतलब ये है कि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जिसका भी नाम लिखा जाएगा या तो वो राज्य होगा या तो केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम अनुसूची। तो इससे आप बता सकते हैं कि प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है, इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम दूसरी अनुसूची की ओर। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें जितने भी हमारे संवैधानिक पद होते हैं उन सभी पदों का वेतन कितना होगा, वेतन, भत्ता और पेंशन, इन सभी का उल्लेख इसमें देखने मिलता है। तो इसी का हम इसमें चर्चा करेंगे कि इसमें भारत के राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। मुख्य रूप से जितने भी हमारे पदाधिकारी होते हैं, इस प्रकार के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इन सभी के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में देखने मिलता है, तो द्वितीय अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में हमें क्या देखने मिला था, तो भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में देखने मिला। द्वितीय अनुसूची में क्या देखने मिला, तो वेतन, भत्ता और पेंशन। आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा रहेगा तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है शपथ ग्रहण के बारे में।
जो आपका ओथ होता है, शपथ होता है, तो शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो आपको बताना है, इसका उल्लेख किया गया आपका तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मुख्य रूप से विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची के बाद हम आगे आते हैं जो हमारा है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में हम बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से राज्यसभा के अंतर्गत जो सीटें होंगी राज्यों से कितने आएंगे, इसके अलावा हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज वगैरह है, वहाँ से राज्यसभा में कितने कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे, इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। तो इसका हम बात करें चौथी अनुसूची का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण करता है। तो चौथी अनुसूची में बात करें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राज्यसभा में मुख्य रूप से कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे, किस राज्य से लेंगे, इसका उल्लेख पूरे चौथी अनुसूची में देखने मिलता है। चौथी अनुसूची के बाद हम बात आगे बढ़ते हैं तो आएगा हमारा पांचवी अनुसूची। इसके अंतर्गत हम बात करें पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति है, उन पर प्रशासन किस प्रकार से होगा, कैसे उनमें नियंत्रण किया जाएगा, इसकी पूरी सूची तैयार किया गया है पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, चलो अगर बात करें आगे छठवीं अनुसूची का, तो छठवीं अनुसूची में बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ विशेष राज्य आपको याद रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, जिसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं मित्री में। शॉर्ट में कैसे याद करेंगे? मित्री में का मतलब होगा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो छठवीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम सातवीं अनुसूची का हम बात करें तो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आपको याद रखना है स से सातवीं और स से याद रखना है आपको सूची। स से क्या याद रखना है? सूची। तो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत मुख्य रूप से हम बात करें तो इसमें आपको देखने मिलेगा केंद्र और राज्यों के बीच, किसके किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इसके तहत आपका कुल 3 सूची तैयार किया गया है। कितनी सूची तैयार किया गया है? 3 सूची, जिसमें हम देखते हैं कौन कौन सा है। तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है और इसमें 3 सूचियां हैं जिसका नाम है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया है। संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय लिखे होंगे उस पर कानून केंद्र सरकार बना सकता है। राज्य सूची में जो भी लिखा होगा उस पर कानून राज्य सरकार बना सकता है, परंतु समवर्ती सूची में जो भी लिस्ट सूची है इस पर कानून दोनों सरकार मिलकर बना सकते हैं और यदि दोनों सरकार एक साथ कानून बनाते हैं तो उस समय केंद्र सरकार के कानून को माना जाता है मुख्य रूप से समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा सातवीं अनुसूची के बारे में जो सूची से संबंधित है, जिसमें कितनी सूची का उल्लेख किया गया है? तो 3 सूची का उल्लेख इसमें किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मुख्य रूप से भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, लेकिन हम बात करते हैं मूल रूप से मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया था? तो 14 भाषाओं को। और वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध आप किससे बताएंगे? भाषा से है। और वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं जो कुल 22 भाषाओं को लिखा गया है और इसका हम डिटेल से जो चर्चा करेंगे भाग जब 17 पढ़ेंगे
उसमें हम बात करेंगे जहां आपका अनुच्छेद 343 से 351 तक के जो अनुच्छेद हमें जो देखने मिलेंगे, उसमें हम भाषाओं के बारे में अलग से और चर्चा करेंगे। अभी केवल हम अनुसूची पढ़ रहे हैं, तो उसमें जिसका उल्लेख किया गया है उसी की हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है वह है आपका 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत हम बात करें तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा हम बात करें, मूल संविधान में तो 8 ही अनुसूची था और यह जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें याद रखना है 9वीं अनुसूची के बारे में। इसका संबंध है भूमि अधिग्रहण से या संपत्ति अधिग्रहण से, और इसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं क्या? तो नहीं दे सकते। और इसे कब जोड़ा गया है? तो आपको बताना, इसको जोड़ा गया है 1951 में जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। 9वीं अनुसूची के बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो हम 10 से 10वीं अनुसूची, और 10 से आपको याद रखना है दल बदल। 10 से याद रखना है दल बदल। तो इसका जो उल्लेख मुख्य रूप से जो किया गया है दल बदल के बारे में, वो किया गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है इसमें लिखा गया है, और दल बदल जो संबंधित उल्लेख है या 10वीं जो अनुसूची है इसको संविधान में जोड़ा गया है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति दूसरे दल में जाता है तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं जिसका उल्लेख हमें कहाँ देखने मिलता है? 10वीं अनुसूची में देखने मिलता है। आगे हम बात करें 10वीं अनुसूची के बाद नेक्स्ट जो हमारी अनुसूची है वह है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11वीं अनुसूची का संबंध है आपका पंचायती राज व्यवस्था से। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है बोलेंगे तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख किया गया है, और पंचायती राज कुल 29 विषयों पर कार्य कर सकते हैं। और 11वीं अनुसूची को कब संविधान में जोड़ा गया है? तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जोड़ा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कि 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया? तो आपको बताना है पंचायती राज का। पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितना विषय सौंपा गया है? तो 29 से सौंपा गया है। और 11वीं अनुसूची अर्थात पंचायती राज संस्थाओं को कब जोड़ा गया है, किस संशोधन के माध्यम से? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अंतिम जो हमारी अनुसूची है वह हमारी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची का हम बात करें तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख किया गया है, और स्थानीय स्वशासन को या नगरीय निकाय को कुल 18 विषय सौंपे गए हैं कार्य करने के लिए। और 12वीं अनुसूची अर्थात नगरीय निकाय या नगर पालिका संबंधी जो भी संस्थान है इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो ये हो गया हमारी भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो चलो, तो इस प्रकार से हमारी कुल 12 अनुसूची कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें तो पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो आपको बताना है मुख्य रूप से संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो मुख्य रूप से आप बताएंगे कि दूसरी अनुसूची में जो लिखा गया है मुख्य रूप से वो लिखा गया है वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको बताना है इसमें किया गया शपथ ग्रहण के बारे में। चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधि के संबंध में। पांचवी अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो ये बताएगा आपका ST SC से संबंधित जो भी प्रावधान है उनके बारे में। छठवीं अनुसूची में बताया गया है ST SC के बारे में तो रहेगा, लेकिन ये विशेष राज्य में हम देखे थे जो हमारा है मेय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम राज्यों में जो प्रशासन है उनके संबंध में। सातवीं अनुसूची में हम सूची के संबंध में देखें, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची।
8वीं जो अनुसूची थी जिसका संबंध था भाषाओं से रिलेटेड और कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। 9वीं अनुसूची में हम देखें मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण के बारे में था। 10वीं जो अनुसूची था जो था आपका दल बदल से संबंधित। 11वीं जो अनुसूची था ये था आपका पंचायती राज संस्थाओं से, जिसमें 29 विषय उनको दिया गया है कार्य सौंपने के लिए। और हम आगे बात करते हैं अंतिम 12वीं अनुसूची का, तो इसमें इसका संबंध है नगरीय निकाय संस्थानों से, जिनको कुल 18 विषय दिए गए हैं कार्य सौंपने के लिए। तो इस प्रकार से हम मुख्य रूप से भारतीय संविधान की जो अनुसूची है इनके संबंध में इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारी जो संस्था कैरियर एकेडमी जो दल्ली राजरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ में है, ये हमारा एक ऑफलाइन क्लासेस है जिसमें आप रेलवे, बैंक, एसएससी, पीएससी, व्यापम एवं अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कम से कम शुल्क में कर सकते हैं। हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस जो चलती है उसका जो पता है रेलवे इंस्टीट्यूट, रेलवे स्टेशन के सामने, वार्ड क्रमांक 26, दल्ली राजरा। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है। और हमारे ये जो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से सभी विषय को एकदम शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है डिजिटल रूप में, जिसमें प्रथम बैच जो पहला बैच लगता है हमारा सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक, और जो दूसरा बैच लगता है वो लगता है 11 बजे से 2 बजे तक। तो आप कोई भी दोनों में से कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आसपास रहने वाले हैं तो आप जरूर ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं संविधान को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत भाग 1, और भाग 1 के अंतर्गत हम देखेंगे ध्यान से। तो भाग 1 का संबंध किससे है, तो इनका संबंध बताएंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद हैं, तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का आपको देखने मिलेगा। तो अनुच्छेद 1 से लेकर हम कहां तक पढ़ेंगे, 4 तक भाग 1 के अंदर पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1 के अंतर्गत हम बात करें तो इस भाग में भारत और उसके अंतर्गत स्थित राज्य क्षेत्र कहां तक विस्तृत है इसका उल्लेख हमें देखने मिलता है मुख्य रूप से भाग 1 के अंतर्गत। भाग 1 का जो अनुच्छेद 1 है जिसमें बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और संघ के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपको जिसमें यूनियन लिखे रहेगा उसे हम सत्य मानते हैं भारत के लिए। तो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। दरअसल हम बात करें संघ जो होता है वो 3 प्रकार का हमें देखने मिलता है। जैसे कि पहला होता है परिसंघ। परिसंघ ऐसे देशों को कहा जाता है जिनके राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। जैसे कि पहले समय में जो राजघराने जो चलते थे जो एक परिसंघ के भांति कार्य करते थे। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं फेडरेशन। हिंदी में संघ ही बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेडरेशन। फेडरेशन ऐसे देश होते हैं जो विशेष समझौता करके बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और किसी भी समय इस समझौते को तोड़कर अलग भी हो सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं फेडरेशन, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संघ। तीसरा जो होता है जिसे हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन को भी हिंदी में संघ ही कहा जाता है, जिसमें हम देखते हैं यूनियन ऐसा राज्यों का समूह होता है जो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता, और जो राज्य यूनियन में जुड़ गया वो कभी भी उस देश से अलग नहीं हो सकता। तो हमारा जो भारत देश जो है वो यूनियन कैटेगरी का संघ में आता है, ये आपको याद रखना है। तो वही चीज़ आपको अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, तो भारत राज्यों का संघ है, और संघ में भी किस प्रकार का संघ है, यूनियन वाला संघ है, याद रखना है। तो भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। तो अनुच्छेद 2 के तहत क्या नियम है हम ध्यान से देखते हैं। तो इसमें बताया गया है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत संघ में मिला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी भी विदेशी राज्य को किस में मिला सकता है, भारत संघ को। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं तो ध्यान देना है। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत संघ में मिलाया गया, और इससे पहले
सिक्किम जो था वो एक देश के रूप में विकसित था। तो ये आप देख सकते हैं कि संसद सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ मिलाया था। ऐसा क्यों करना पड़ा था, सिक्किम क्यों भारत संघ में आकर मिल चुका था, तो उसका एक कारण उसको समझेंगे ध्यान से। तो तिब्बत को 1900, मुख्य रूप से हम बात करें तिब्बत को 1959 को चीन ने अपने कब्जे पर कर लिया था। उसके बाद यह सिक्किम में कब्जा करने वाला था, जिसके कारण यह देश सिक्किम जो था वो भारत में आकर मिल गया था। तो ये रीज़न था कि चीन सिक्किम में कब्जा ना कर ले, इसलिए सिक्किम जो है वो भारत संघ में आकर मिल गया। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 2 के बारे में। तो अनुच्छेद 2 क्या है जल्दी बताइए। तो ये जो है आपका संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत संघ में मिला सकता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 2 के तहत। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। तो अनुच्छेद 3 में ये लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं भारत का जो नक्शा है, तो भारत के नक्शे के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके संबंध में क्या कर सकता है संसद अनुच्छेद 3 के तहत। तो आपको बताना है कि संसद वर्तमान में स्थित राज्यों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों का बात करें तो उसमें परिवर्तन कर सकता है, वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और वर्तमान राज्यों के नाम को भी बदल सकता है। तो ये सब कौन कर सकता है, संसद। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा कर सकता है। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा था, तो भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा था, तो आपको बताना है मुख्य रूप से संसद जो है विदेशी राज्यों को भारत में प्रवेश दे सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत क्या कह सकता है, तो मुख्य रूप से वर्तमान में जितने भी राज्य हैं तो उनके क्षेत्रों, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 का हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है, तो इसमें ये लिखा है कि हम यदि अनुच्छेद 2 के तहत कुछ परिवर्तन करते हैं और अनुच्छेद 3 के तहत कुछ काम करते हैं तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन की हम पूरी चर्चा करेंगे जब अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे आगे, उसमें हम संविधान संशोधन की पूरी चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ समझेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता अनुच्छेद 4 के तहत, तो उस चीज को इसमें बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अभी जो समझे अपन, किया गया कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि इसे जो है साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। और साथ ही हम बात करें, इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना भी नहीं कर सकता अनुच्छेद 2 और 3 में जब काम करते रहेंगे। तो इतना चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना अनुच्छेद 4 के तहत आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाग 1 खत्म मुख्य रूप से। तो भाग 1 के अंतर्गत हम कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आप देखिए। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, तो वीडियो को देखो पहले देखना है, फिर आप सभी को मैं PDF देता हूँ, उस PDF को अच्छे से पढ़ना है। जितना जब देखें उसी का PDF आपको मिल जाएगा। और PDF और वीडियो दोनों देखने के बाद आपके पास टेस्ट का लिंक रहता है, उस टेस्ट के लिंक में जाएंगे और आज जितना पढ़े हैं जो टॉपिक में उसको आप अपना प्रैक्टिस करेंगे। यदि इतना काम आप रोज करते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, जो भी PDF दिया जा रहा है, उसको आप अच्छे से पढ़िए और लास्ट में इसी वीडियो का टेस्ट दिलाइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।